हमारे तमाम व्यूअर साथियों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन तमाम सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को होली के इस पावन रंगों के इस त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज एक लंबे समय बाद हम बात कर रहे हैं सोसाइटीज़ मैटर में। चाहे वह सोसाइटी सहारा इंडिया से जुड़ी हो, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, संजीवनी क्रेडिट या नवजीवन क्रेडिट। आज उन तमाम सोसाइटी के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, क्योंकि हम हर रोज किसी न्यूज़ बुलेटिन की तरह आपके सामने कोई बातें साझा नहीं करते हैं। जब हमको लगता है कि किसी भी प्रकार का कोई अपडेट ही नहीं है, तो हम क्यों बेवजह उन्हीं पुरानी बातों को रिपीट करते हुए आपके सामने चर्चा करें। और आज एक विशेष जानकारी, क्योंकि एक लंबे समय से हमारे द्वारा हमारे YouTube चैनल पर कोई अपडेट दिया नहीं जा रहा था, न कोई जानकारी साझा की जा रही थी, जिसको लेकर कई साथियों के लगातार फ़ोन, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज तो मैं देख ही नहीं पाता हूँ, इसलिए वो बात तो कर ही नहीं सकता हूँ, तो आ रहे हैं जो विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ चाहते हैं। तो साथियों, आप ये उम्मीद न करें कि हर 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन या 15 दिन के अंदर हमारे द्वारा कोई अपडेट दिया जाएगा। जब भी कोई विशेष बात होगी तभी हमारे द्वारा रखी जाएगी। तो साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कि कई व्यूअर्स साथी जानना चाहते हैं कि सर, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर जो याचिकाएं, रिट याचिकाएं प्रस्तुत की गई थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उनका अपडेट क्या है। अगला क्वेश्चन लोगों के कि सहारा CRCS पोर्टल जो केंद्रीय और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया था, उसके बारे में जानकारी चाहते हैं। कुछ लोग आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव की SLP की चर्चाएं चल रही है, उस बारे में बात करना चाहते हैं। कुछ लोग सहारा से संदर्भित विभिन्न समूहों द्वारा, चाहे वह संयुक्त आंदोलन जन मोर्चा के द्वारा हो या फिर विश्व भारती जन समूह द्वारा जो PIL या रिट की बात की जा रही हो, उनके बारे में बातचीत करना चाहते थे, चर्चाएं करना चाहते थे। इन्हीं के बीच एक मुद्दा है कि इनके द्वारा जो रिट याचिका या फिर PIL के बारे में लोगों के जो कंफ्यूजन प्रश्न चल रहे हैं, उनके बारे में चर्चा हो। इसके अलावा कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो PIL पिनक मोहंती के नाम से जो थी, जिस पर अंतरिम आदेश सहारा के संदर्भ में न्यायालय द्वारा जारी किया गया था, उसके बारे में चर्चा हो। एक PIL होगी या रिट होगी, एक अलग चर्चा है, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। बर्ड्स एक्ट 2019 के बारे में भी कई लोग चर्चाएं करना चाहते हैं, उन मुद्दे पे भी बात करेंगे। और किस तरीके से प्रभावी कार्रवाई जो और लोगों द्वारा की गई, जो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर की गई, उनके बारे में क्या प्रोसेस है, उनकी जानकारी देंगे। इसीलिए साथियों, वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, तो मैं एक ही निवेदन करूंगा कि वीडियो को आप ध्यान से सुने, समझने का प्रयास करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको बेहतर जानकारी साझा कर पाए। और ये भी मत सोचिएगा कि कल परसों पुनः हम YouTube पर आकर कोई और चर्चा करेंगे, चाहे ये वीडियो आज 15 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, 25 मिनट का हो या 30 मिनट का हो। जो भी जानकारी होगी इसी वीडियो में दी जाएगी। तो साथियों, अब बात करते हैं शुरू। सर्वप्रथम प्रश्न है कि राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर जो रिट याचिका है सहारा इंडिया के संदर्भ में, यानी कि सहारा से जुड़ी सोसाइटियों के संदर्भ में, आदर्श क्रेडिट, नवजीवन क्रेडिट और संजीवनी क्रेडिट के रूप में पेश हुई, उनका क्या अपडेट है। साथियों, सबसे पहले बात करूंगा सहारा के संदर्भ में जिन निवेशक साथियों द्वारा रिट याचिका है राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी,
और राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालनार्थ रिप्रेजेंटेशन यानी कि भुगतान प्रपत्र जो भी कंप्लीटली थे वह करके संबंधित सोसाइटियों को भेज दिए गए थे। और जब उस मैटर में कार्रवाई करने की आगामी बारी आई, यानी कि निवेशकों के पक्ष में निर्णय हो चुका था और उनको उनकी राशि का भुगतान होने ही वाला था, उसी मध्य सुप्रीम कोर्ट का पिनाक मोहंती के मैटर में एक डिसीजन आया। और वो डिसीजन ये आया कि खुद सरकार ने पहल की और सुप्रीम कोर्ट ने सारा सेवी अकाउंट से 5,000 करोड़ रुपए रिलीज किए और वो 5,000 रुपए रिलीज करके पोर्टल बनाया गया और पोर्टल के माध्यम से लोगों को आवेदन करने के लिए कहा गया। चूंकि इस मैटर में मामला सुप्रीम कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था और उस निर्णय की अनुपालना में सरकार द्वारा यानी केंद्रीय रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया। तो हमने भी तमाम देशवासियों को यह सलाह दी कि आपको पोर्टल पर आवेदन करना चाहिए, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि यदि हम जो रिट याचिकाएं पेश हुई उन रिट याचिकाओं के संदर्भ में यदि हम कोई भी कार्रवाई माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर करने जाते तो वहां पर सहारा की तरफ से यही जवाब पेश होता कि इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है और ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई आदेश दिया गया है तो ऐसी अवस्था में वह पालना सरकार द्वारा की जा रही है। तो ऐसी अवस्था में राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर जब हम आगे की कार्रवाई करते तो हमें परिणाम नहीं मिल पाता, इसीलिए हमको अपनी प्रक्रिया को वही रोकना पड़ा और हम इंतजार कर रहे हैं कि कब पिनाक मोहंती वाले मैटर में सारा सीआरसीएस द्वारा यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा अपनी फैक्चुअल रिपोर्ट फाइल की जाएगी माननीय उच्चतम न्यायालय में, और वहां पर फाइल क्या होगा ये तो आपने भी नहीं सोचा था और हमने भी नहीं सोचा था कि डेफिशिएंसी के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ होगा। बाकी एक अच्छा तरीका, एक अच्छा विकल्प निकला था, लोगों को भुगतान हो सकता था और इस बारे में कई जानकारियां हमारे द्वारा पहले दी जा चुकी थी। लेकिन जिन भी लोगों ने सारा सीआरसीएस पोर्टल पर आवेदन किया उन्होंने अच्छा किया। अच्छा इसीलिए किया कि उनके पास कम से कम आज एक और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में उनके द्वारा सारा सीआरसीएस पोर्टल पर आवेदन किए गए और वह किन्हीं कारणों से उनकी डेफिशिएंसी हुई और आवेदन रिजेक्ट हुआ। अब ऐसी स्थिति के अंदर आगामी पोर्टल के अंदर जो 19,999 का फिगर रखा गया उसका कोई मायना नहीं है। कुल मिलाकर सारा का सीआरसीएस पोर्टल पूरी तरीके से विफल रहा और यह बात भी सामने आई कि जिन लोगों ने आवेदन किए उनके पास कम से कम इस बात का तो सबूत है कि कल जब किसी और कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर जब निवेशक साथी जाते हैं तो वहां ये नहीं कहा जाएगा कि इन्होंने सारा सीआरसीएस पोर्टल पर आवेदन नहीं किया। तो अब इस मामले में जब तक पिनाक मोहंती वाले मैटर के अंदर सीआरसीएस द्वारा या ये कहो कि सरकार द्वारा फैक्चुअल रिपोर्ट सबमिट नहीं की जाती है कि आखिर क्या कार्रवाई हुई, किस तरीके से हुई, क्या परिणाम रहे, परिणाम विफल रहे, सफल रहे, जो भी एक अपडेट है वह पेश होने के बाद हम मजबूत आधारों पर पुनः राजस्थान उच्च न्यायालय में उन निवेशक साथियों की ओर से खड़े हो पाएंगे जिन्होंने की राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्रवाई की। अब बात ये आती है, ये तो सहारा का मैटर हो गया, यानी कि सहारा में जिन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्रवाई की उनको राशि का भुगतान नहीं हो पाया, उन्होंने पोर्टल पर आवेदन किया, पोर्टल विफल रहा।
ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैक्चुअल रिपोर्ट फाइल होगी, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। चाहे उस प्रक्रिया में 4 महीने लगे, 6 महीने लगे या साल भर भी लगे, हमें इंतजार करना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन उन तमाम निवेशक साथियों के लिए सबसे अच्छी बात यह हुई कि वह अपनी जो प्रक्रिया थी, कानूनी प्रक्रिया थी, उसमें वह आगे बढ़ गए। जैसे आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ऑलरेडी इस मैटर में जब लिटिगेशन पेंडिंग है, पिनाक मोहंती के मैटर में PIL पेंडिंग है, ऐसी स्थिति में आप कोई दूसरा व्यक्ति हाई कोर्ट में कार्रवाई नहीं कर सकता है। जिन लोगों ने क्लेम भेज दिए थे CRCS को, उनके क्लेम भी रिकॉर्ड पे आए, लेकिन अब वो लोग ऑफलाइन मोड में वह अपने क्लेम भी नहीं भेज सकते। यानी कि जिन लोगों ने अपने क्लेम भेज दिए, उनका भी बेस्ट रहा। जिन लोगों ने पहले रिट की कार्रवाई की, उनके लिए भी बेस्ट रहा कि आज की तारीख में कि उन्होंने क्या कार्रवाई पहले से कर दी, आज उनके पास एक सार्थक जवाब है। भले ही डेफिशिएंसी के मैटर में उन्होंने डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी, लेकिन जब भुगतान प्रपत्र CRCS को भेजे गए, सहारा की सोसाइटियों को भेजे गए, उस समय किसी डेफिशिएंसी का रिप्लाई उनके द्वारा नहीं दिया गया। यह निवेशकों के लिए एक सकारात्मक चीज है जो उन्हें आगे चलकर राहत देगी। यानी देर सवेरे क्यों न सही, उन लोगों के साथ बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव और नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के उन निवेशकों की जिन्होंने कि हाईकोर्ट में रिट याचिकाएं पेश की। रिट याचिकाएं पेश करने के बाद भुगतान प्रपत्र कंप्लीट हुए, भुगतान प्रपत्र भेजे गए और तत्पश्चात एक लेटर जारी आता है, एक लेटर होता है जिसमें यह कहा जाता है CRCS द्वारा, लिक्विडेटर द्वारा, कि इन मामलों में प्रॉपर्टी रिलीज का प्रोसेस चल रहा है जो बहुत जल्दी क्लियर होगा और प्रॉपर्टी रिलीज का क्लियर होते ही हम इन याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान कर पाएंगे। यहां आप लोगों को एक बात बारीकी से समझने की जरूरत है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन तीनों में और सहारा में मूल अंतर क्या है कि सहारा में आज भी लिक्विडेशन नहीं है, आज भी कोई लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं है। ऐसी स्थिति में लिक्विडेटर अपॉइंट न होने के कारण खुद सहारा लायबल है लोगों को भुगतान करने के लिए। वहीं पर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव और नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव में हमें यह भी देखना है कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय होने के बाद, उनके भुगतान प्रपत्र रिकॉर्ड पर होने के बाद हमको किस समय आगामी कार्रवाई करनी है ताकि निवेशकों को उसकी राहत प्रदान हो। बिना सोचे समझे मात्र निवेशकों के कहने पर या उनकी बातों से जोश में आकर यदि कोई कार्रवाई संस्थित कर दी जाती है और यदि उसका परिणाम नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में समस्त कार्रवाइयां गौण हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। चूंकि भुगतान प्रपत्र भेजने के बाद यह अपडेशन आया कि इस मामले में प्रॉपर्टी रिलीजिंग का जो प्रोसेस है वह प्रगति पर है और बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है। लेकिन चूंकि अब आगामी समय जो आया है वह चुनाव का आया है, केंद्र सरकार के चुनाव है, समस्त ही प्रशासनिक अधिकारी, समस्त वह सिस्टम जो कि इन कामों को तीव्रता प्रदान करता है वह चुनावी कार्यों के अंदर बिजी रहेगा। देश में चुनाव समर के रूप में देखा जाता है, एक चुनावी माहौल रहेगा। तो हम ये मानते हैं कि हमें अब भी आगे की कोई कार्रवाई करने के लिए 1.5 से 2 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, आने वाले 45 दिन के भीतर हम आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव और नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव, तीनों ही सोसाइटी के निवेशकों के पक्ष में जिन्होंने कि उच्च न्यायालय के अंदर कार्रवाई की है, 45 दिन के अंदर भी मान सकते हैं, पश्चात भी मान सकते हैं, क्योंकि हमने कुछ सूचना है
ऐसी सूचनाएं प्राप्त करना चाहे जो आपके हक और अधिकारों को संरक्षित करेगी और आपके लिए बेहतर होगी, जो आपको उम्मीद देगी कि आपका डूबा धन आप तक पहुंचेगा। तो उन तमाम साथियों को जिन्होंने की उच्च न्यायालय के अंदर याचिकाएं पेश कर रखी है, मैं उन्हें 45 दिन का और धैर्य रखने की बात करूंगा, क्योंकि 45 दिन के अंदर या 45 दिन के पश्चात आज की तारीख से हम एक अच्छा अपडेट आपके लिए लाएंगे। और धैर्य इसलिए जरूरी है, कानूनी प्रक्रियाओं में किसी भी कार्य को करने के लिए हमें आपके बारे में नहीं, हमें परिस्थितियों के बारे में सोचना पड़ता है कि हम कब कौन सी कार्रवाई करेंगे कि उससे आपको राहत प्रदान हो जाएगी। सारा के मैटर में क्लियर है कि आज भी बॉडी, गवर्निंग बॉडी मौजूद है, उनकी सोसाइटीज का एक अच्छा खासा फंड सारा से भी अकाउंट में मौजूद है, अच्छी खासी प्रॉपर्टीज मौजूद है। और लेकिन जब बात हम सोसाइटीज की करते हैं, आदर्श नवजीवन संजीवनी की, तो वहां एक डूबा धन निकालना है। आदर्श के मैटर में कोई बहुत बड़े आंदोलन, बहुत बड़ा हो हल्ला, करो या मरो की स्थितियां नहीं है जो कि आपको सहारा में देखने को मिलती है। सहारा में चाहे हम संयुक्त जन आंदोलन मोर्चा की बात करें, विश्व जन भारती सेवा संस्थान की बात करें, या फिर कुछ अच्छे यूट्यूबर के रूप में हम बहुत सारे यूट्यूबर हैं अब जिनका नाम हम पहले भी ले चुके हैं, वह इस मशाल को जलाए रखे हुए हैं, वह सिस्टम से पूरी तरीके से लड़ रहे हैं, यानी कि चारों तरफ से युद्ध जारी है। यही कारण है कि सहारा के मामले में पैसा मिलना अलग चीज है, क्योंकि वहां पर एक सिक्योर्ड फंड है। लेकिन यहां पर जो कुछ भी है आदर्श नवजीवन संजीवनी में, वहां एक लिक्विडेटर है और उस लिक्विडेटर के थ्रू प्रेशराइज वर्किंग करके हमको उस चीज को कवर करना है कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से। इसलिए कुछ परिस्थितियां अपने पक्ष में आएगी और उन परिस्थितियों के पक्ष में आने पर किस तरीके से कार्रवाई करनी है, यह एक लीगल तरीके से सोचना होता है, जिसके बारे में हम समय समय पर आपको अवगत कराते रहते हैं। और इसी प्रकार अगर हम आगे की बात करें तो आपको यहां सोचना पड़ेगा कि बात जब एक बड़ी बात और भी कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने राजस्थान हाईकोर्ट में कहूं या जिस भी हाईकोर्ट में कहूं, जिन लोगों ने जो कार्रवाई करनी थी ना समय रहते वह कर ली। आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति अब किसी भी हाईकोर्ट में यदि रिट याचिका पेश भी करता है तो मेरे हिसाब से अब वह रिट याचिका स्वीकार भी नहीं होगी। ये बात आप खुद करके देख सकते हैं। और एक समूह के अंदर जिन लोगों ने किया उनके मामूली खर्चे पर काम भी हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने याचिकाएं प्रस्तुत की उनके नाम से ऑर्डर भी हो गए, प्रक्रियाएं भी हो गई, भुगतान प्रपत्र भी पहुंच गए, यानी कि 90% प्रोसेस उनका कंप्लीट हो चुका है। उन्हें अब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, चाहे वह सहारा के मैटर में हो या फिर आदर्श संजीवनी नवजीवन के मैटर में। अब उन्हें थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था को आप जानते हैं कि किस तरीके से काम होता है और आगे किया जाता है। साथियों, इसी मैटर में अब मैं बात करूंगा सहारा पोर्टल के बारे में। सहारा पोर्टल भले ही फेल हो गया लेकिन जिन लोगों ने सहारा इंडिया के पोर्टल पे जाकर कंप्लेंट की, एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो गया कि भविष्य में वह अगर उन्होंने पहले कोई लिटिगेशन फाइल कर रखे हैं तो वहां उनको बतौर एविडेंस पेश कर सकते हैं कि हमने ये कार्रवाई भी कर ली। और सहारा सीआरसीएस के मैटर में जब फ्रैक्चुअल रिपोर्ट पिनक मोहांती के केस में फाइल होगी तब सहारा पोर्टल का अपडेट होगा कि आगे क्या प्रक्रिया रहेगी। लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अगर सरकार ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई होती तो इस मामले में बहुत कुछ निवेशकों के पक्ष में अच्छा हो सकता था। और गलती ये रही कि यहाँ पर सहारा से जुड़े हुए कुछ अच्छे बड़े फील्ड वर्कर जो अनुभवी थे, जो आज की तारीख में कुछ संगठन चला रहे थे, उन लोगों को लेना था।
कुछ सरकार सहारा के कर्मचारियों को लेना था और कुछ सीआरसीएस के अनुभवी लोगों को लेना था, तो ये पोर्टल कभी फेल नहीं होता। और पोर्टल के आधार पर काम नहीं करते हुए ये केवल जिन लोगों के आवेदन पहले आ चुके थे, जिन्होंने लोगों ने हाईकोर्ट में रिट याचिकाएं पेश की, जिन्होंने भुगतान प्रपत्र भेजे, जिन्होंने क्लेम पिटीशन फाइल किए, उन लोगों को भी अगर ये सारा सीआरसीएस अगर भुगतान करता ना, तो यकीन मानिए साथियों कि सरकार पर लोगों का भरोसा भी बढ़ता और लोगों को भुगतान होता और आगे की प्रक्रिया और आगे अपनाई जा सकती थी। लेकिन कुछ मामले अगर उलझे हैं तो वह सुलझेंगे भी जरूर। इसके बारे में अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब साथियों, एक चीज जो सामने आ रही है वह यह आ रही है कि सहारा के विभिन्न संगठनों द्वारा, अब विभिन्न तो नहीं कहूंगा क्योंकि मुख्य रूप से दो चर्चाएं सुनने में आती है। एक आती है कुशवाहा साहब की, जो विश्व भारती जन सेवा के नाम से है, नाम हो सकता है मिस हुआ हूं मैं, और दूसरा श्रीमान अभय देव जी शुक्ल साहब और हमारे नीरज जी शर्मा साहब, जो कि संयुक्त जन आंदोलन मोर्चा से हैं। तो यहां पर विश्व भारती जन संगठन यानी कुशवाहा जी द्वारा एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। अब उस पर भी हमारे लोगों की होती है टांग खिंचाई करना एक दूसरे की। यूं नहीं कि सभी लोग चल रहे हैं, एक मकसद के लिए चल रहे हैं, सबकी सोच सबकी भावनाएं एक जैसी होती है, सोच सबकी एक होती है, मकसद सबका एक होता है। लेकिन न जाने क्यों सब एक दूसरे की टांग खींचने में रहते हैं। उन्होंने 17 लोगों को पिटिशनर बना के एक याचिका प्रस्तुत की। अब उस पर भी लोगों ने बवाल मचा दिया कि ये रिट है या पीआईएल है, ये पीआईएल है या रिट है। साथियों, एक एडवोकेट के रूप में मैं एक बात कहूंगा कि पीआईएल भी रिट ही होती है, लेकिन प्रत्येक रिट पीआईएल हो यह आवश्यक नहीं है। मेरे शब्दों को गौर कीजिएगा, क्योंकि कई लोगों ने अपने YouTube चैनल पर जो भी कहा है ना, मैं उनकी बातों का एज एन एडवोकेट मैं परखच्चे उड़ाने वाला हूं कि प्रत्येक पीआईएल रिट ही होती है, लेकिन प्रत्येक रिट पीआईएल हो यह आवश्यक नहीं है। तो लोगों ने उस पर भी अपने आक्षेप उठाए कि ये रिट है या पीआईएल है। उनको जो करना था उन्होंने किया, वो एक मुहिम चला रहे, अपने तरीके से चला रहे, और उनके करने के बाद आज संयुक्त इंडिया जन आंदोलन मोर्चा ने भी पीआईएल फाइल करने की बात की है, तो कुछ लोग उनके खिलाफत भी बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि क्यों खिलाफत में बात की जाती है, क्योंकि संयुक्त इंडिया जन आंदोलन जो है वो पिछले एक लंबे समय से निवेशकों के हक की लड़ाई को लड़ रहा है। हर रात 9 बजे, जहां तक मैं जानता हूं, नीरज शर्मा जी के चैनल न्यूज दुनिया, हर रात 9 बजे कम से कम एक चैनल है जो हर रात 9 बजे अपनी उपस्थिति देता है। लोग उसमें जुड़ते हैं। खैर, उनके एपिसोड काफी लंबे होते हैं। एक दो बार मैंने भी चाहा कि मैं उनको अटेंड कर पाऊं, बट पॉसिबल नहीं हो पाता है समयाभाव के कारण। लेकिन हर वो बात, हर वो जानकारी जो जनता तक पहुंचनी चाहिए वह पहुंचाई जाती है। कहां से गलत है? अब लोग उन पे आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं, चर्चाएं करते हैं और कमी पेशी निकालने की कोशिश करते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति आपके लिए चाहे पीआईएल फाइल करे, रिट फाइल करे, कुछ भी करे, यदि वो इंसान आपके लिए हक की लड़ाई को लड़ेगा और 2 पैसे की मांग करता है, तो वह व्यक्ति विलेन बन जाएगा, वह व्यक्ति डकैत बन जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स का पर हियरिंग खर्चा भी यदि आप काउंट करो ना, नॉर्मल से नॉर्मल, तो भी 1.5 से 2 लाख रुपया पर हियरिंग का खर्चा होता है। और जब किसी बड़े मामले के अंदर जब एडवोकेट अपनी बात को रखता है, तो वह कोशिश करता है कि जब
जनता के व्यापक मुद्दे को उठाया जाए तो वहां सीनियर एडवोकेट्स की राय ली जाती है, उनको साथ में स्टैंड किया जाता है और सीनियर एडवोकेट की फीस सुनकर तो एक आदमी को चक्कर आने लग जाते हैं। जितना हम साल 2 साल 5 साल के अंदर कमाते हैं, वहां सीनियर एडवोकेट्स की एक हियरिंग की फीस हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति आपसे 500, 100 या 1000 रुपया यदि कोई चार्ज करता है तो वह किसी भी रूप में गलत नहीं है। अब वहां पर लोग उन पे सवाल उठाते हैं। मैं यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा कि रिट और पीआईएल दोनों मुद्दे पे बात कर रहा हूं कि जब भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, उसके फंडामेंटल राइट का वोलेशन होता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32 के अंदर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट याचिका फाइल कर सकता है। लेकिन जहां व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वोल्यूशन नहीं होके केवल और केवल उसके विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति केवल और केवल हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर जब कोई 2 बड़े संगठन यदि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं, फाइल की है, तो उनकी रिट याचिकाओं के अंदर जरूर कोई ऐसी बात होगी, ऐसी रिलीफ होगी, उन्होंने अपने ड्राफ्ट को इस तरीके से मैनेज किया होगा कि उन्हें लगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को सुनेगा। क्योंकि उनके अंदर संपूर्ण देश के लोग हैं, कोई यूपी बिहार से हैं, कोई पंजाब से हैं, कोई कश्मीर से है, कोई कन्याकुमारी से है। इस बात को आधार बनाया जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि ये सोचना कि रिट है या पीआईएल है। साथियों, जब पीआईएल कचरे के डब्बे में डाली जाती है ना, खारिज की जाती है ना, तो भारी पेनल्टी इंपोज की जाती है। यानी कि जो व्यक्ति रिट फाइल कर रहा है, जो पिटिशनर है, उनके ऊपर लाखों रुपए की कॉस्ट लगाई जाती है। अब मैंने कहीं पे सुना कि किसी ने कहा कि वो व्यक्ति पीआईएल नहीं लगा सकता है जिसका खुद का पैसा डूबा हो, जिसका खुद का निजी हित हो। साथियों, मैं यहां पर एक बात को क्लियर करना चाहूंगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका खुद का पैसा डूबा हुआ है और यदि वह पीआईएल का फॉर्मेशन तैयार करता है, पीआईएल की शर्तें पूरी करता है और अपनी इस बात को साबित करता है कि यदि सहारा के मामले में कोई पॉजिटिव वे नहीं निकला, तो ऐसी स्थिति में असंख्य लोगों को, समाज को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। जनहानि कारित हो रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, रोजगार प्रभावित हो रहे हैं, लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, शिक्षा प्रभावित हो रही है, और उसको केवल और केवल एक व्यापक रूप के अंदर बताना है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति द्वारा भी पीआईएल लगाई जा सकती है, जो कि भले ही उस व्यक्ति का पैसा सोसाइटी में डूबा हो। तो ये कहना गलत है कि कोई थर्ड पार्टी आएगी तो पीआईएल लगा सकती है। थर्ड पार्टी भी लगा सकती है, संगठन भी लगा सकता है और एक व्यक्ति भी लगा सकता है। अब बात यह है कि एक व्यक्ति खर्चा वहन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। एक आम आदमी को लगता है करने क्या है, 4 कागज तैयार करने, लेकिन उन 4 कागजों के लिए दिमाग की नसें जो है ना, वो हिल जाती है। तो साथियों, वीडियो मेरा आज बड़ा होता जा रहा है, मैं माफी चाहूंगा कि मैं सेकंड पार्ट इस पे नहीं ऐड करना चाहूंगा। सारी बातें आज करूंगा इस मुद्दे की बात। तो संयुक्त इंडिया जन आंदोलन करे या विश्व जन भारती करे, अगर पीआईएल फाइल होती है, अगर पीआईएल को कोर्ट एडमिट करती है, तो देश के तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सर पीआईएल कोई भी फाइल कर दो, जब एडमिट होगी तो उसको पिनक मोहांती वाले केस में अटैच कर दिया जाएगा।
साथियों, एक बात क्लियर करना चाहूंगा, पिनक मोहांती मामले में एक व्यक्ति ने रिट याचिका फाइल की, उसको सुना, उसके हिसाब से केवल और केवल अंतरिम आदेश हुआ है। लेकिन जब दूसरी कोई पीआईएल पेश होगी और यदि उसमें व्यापक तरीके से रिलीफ को मांगा जाता है, क्योंकि इसमें क्या देखा गया, पिनक मोहांती वाले मैटर में 5,000 करोड़ रिलीज कर दिए, रिलीज करके कह दिया भाई भुगतान करो, कुछ नहीं हुआ। जब दूसरी कोई पीआईएल होगी, रिट होगी, जो पीआईएल अगर होती है तो उसमें क्या रिलीफ मांगा जाता है, क्योंकि इसमें यह देखा गया कि सरकार ने क्या कमी रखी, आम व्यक्ति ने क्या कमी रखी, सीआरसीएस क्यों विफल रहा और उन लोगों द्वारा क्या रिलीफ मांगी जा रही है। उसके आधार पर यह जरूरी नहीं है कि पिनक मोहांती के साथ अटैच किया जाए, अपितु पिनक मोहांती को इसके साथ अटैच किया जाए। मैं न नागेंद्र जी कुशवाहा साहब पे सवाल उठाना चाहूंगा, न अभयदेव शुक्ल साहब के बारे में, न नीरज जी शर्मा द्वारा। मैं यही कहूंगा, हर एक व्यक्ति जो आपके अधिकारों के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, अगर आप उनका सहयोग नहीं कर सकते हो ना, तो उनकी टांग तो मत खींचो। जब कोई रिट फाइल की जाती है और उस रिट में ऐसा लगता है कि इसमें पीआईएल के कंटेंट है, तो उसको एज एन पीआईएल एडमिट किया जाता है। और यदि लगता है कि इस मामले में कोर्ट कंसीडर नहीं कर रही है उस मामले को पीआईएल में, तो उसे बतौर रिट भी कोर्ट द्वारा एडमिट किया जा सकता है। इस बात को हर व्यक्ति को सुनना होगा और समझना होगा। मैं तो एक मामूली नॉलेज रखता हूं, दुनिया में एक से बड़े एक अधिवक्ता कानूनी सलाहकार है जो मेरी बात से सरोकार रखते हैं। इसलिए साथियों, जहां भी तन मन धन से समर्पण करना पड़े, अरे लाखों रुपए तो डूब चुके हैं, अब 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 का अगर आप विचार करके किसी के द्वारा मिसगाइड करने पर अगर मिसगाइड होते हो तो ये गलत है। मेरे जो निवेशक साथी जो हमें कहते हैं कि सब हम ऑलरेडी हाई कोर्ट्स के अंदर रिट याचिकाएं वगैरह फाइल कर चुके हैं, क्या हमें कुछ करने की आवश्यकता है, तो मैं उन्हें कहूंगा बिल्कुल आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कुछ करने की आवश्यकता होगी, जैसे कि सारा पोर्टल सीआरसीएस पोर्टल पर आवेदन करना था, हमने बताया कि आपको करना चाहिए। जब भी कुछ करने की आवश्यकता होगी हम चैनल पे बताएंगे। अगर आपके लिए भी हमको आगामी जो भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, चाहे सहारा, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं और आपकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। अब बात यह है साथियों, कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर बर्ड्स एक्ट के बारे में आप क्यों नहीं बोलते हो। साथियों, बर्ड्स एक्ट के बारे में, बर्ड्स एक्ट 2019 के मामले में मैं केवल और केवल राजस्थान राज्य के बारे में बोल सकता हूं, क्योंकि अदर स्टेट में उसको किस तरीके से लागू किया गया मुझे जानकारी नहीं। बर्ड्स एक्ट के अंदर राजस्थान के अंदर इस्तगासे फाइल किए गए, जिला एवं सेशन न्यायालय के अंदर लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के माध्यम से। बर्ड्स एक्ट में आपको याद हो तो श्री नीरज के पवन साहब, जो कि तत्कालीन उस समय के आईएएस थे और स्टेट रजिस्ट्रार थे राजस्थान के, उन्होंने 2019 बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत, साथियों जानकारी जो बता रहा हूं डंके की चोट पे कह रहा हूं, बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत उन्होंने अपने पावर डेलीगेट किए डिप्टी रजिस्ट्रार को, और डिप्टी रजिस्ट्रार को अधिकृत किया कि आप निवेशकों के लिए लड़े। राजस्थान के प्रत्येक जिले के डिप्टी रजिस्ट्रार ने उस समय ई मित्रों पे कंप्लेंट ली, पोर्टल बनाया, और उस पोर्टल के माध्यम से जो जो कंप्लेंट डिप्टी रजिस्ट्रार को मिली, डिप्टी रजिस्ट्रार ने परिवादियों की ओर से प्रत्येक जिला एवं सेशन न्यायालय के अंदर इस्तगासे दायर किया।
और 2020-21 के अंदर सारे इस्तगासे दायर किए गए, जिन पे कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और कॉग्निजेंस लेकर कोर्ट ने उसमें समन्स और बेलेबल वारंट जारी किए। अब जो भी सोसाइटियां हैं, उन सोसाइटियों के मामले में कोर्ट्स ने जो समन्स और बेलेबल वारंट जारी किए वो तामीलों के लिए निकले, और लगभग जो भी डायरेक्टर्स है वो जेलों के अंदर है, जो बाहर है। आज तक तामीलें चल रही है, आगे कोई प्रोसेस मुझे होता नजर नहीं आया है। बर्ड्स एक्ट के अंदर जब मैंने कहा था कि एफआईआर वगैरह हमारे राजस्थान में नहीं हो रही है, मुझे एक दो लोगों ने 1-2 एफआईआर भेजी। उनकी कार्रवाई अभी आपके सामने है, क्योंकि बर्ड्स एक्ट के अंदर यहाँ पर केवल इस्तगासे दायर हुए, एफआईआर मेरी नज़र में 1 या 2 हुई और उसकी कोई कार्रवाई हमें होती हुई नजर नहीं आई। अब अगर हो कार्रवाई तो किसके खिलाफ हो? जो लोग ऑलरेडी जेल के अंदर है, जो लोग ऑलरेडी सलाखों के अंदर है, उनके खिलाफ आप कोई भी प्रोसीडिंग कर रहे हो तो उसका रिलीफ जनता को मिलता नजर नहीं आ रहा है। तो साथियों, बर्ड्स एक्ट के बारे में, राजस्थान के बारे में जानकारी दे दी आपको, क्योंकि बड़े दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं, हर चीज पे चर्चा करना चाहता हूं। और पॉजिटिव यदि आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, नेगेटिव बातों पर हम सरोकार नहीं करेंगे। अब साथियों, एक मुद्दा और मैं टच कर रहा हूं। आदर्श क्रेडिट के तमाम वो साथी, नवजीवन, सारा क्रेडिट सारा की सोसाइटियों के, जिन्होंने की रिट याचिका प्रस्तुत की है, आप निश्चिंत रहे, हमारी तरफ से दी बेस्ट किया जाता है, किया जाएगा और किया जाता रहेगा। अंतिम समय तक आपका साथ हम नहीं छोड़ने वाले। आपको सफलता मिलनी है और वो मिलेगी। जो भी अपडेट है मैं यूट्यूब के माध्यम से अपडेट करूंगा। 45 दिन के भीतर या 45 दिन के बाद मुझे जो अपडेट आप तक पहुंचानी है वो बहुत जल्द पहुंचाऊंगा। एक आ रही है चर्चा, एक लंबे समय से मेरे कई निवेशक साथी मुझे पूछ रहे हैं कि सर, एसएलपी आदर्श में एक संगठन समूह है जो एसएलपी लगाने की चर्चा कर रहे हैं, तो एसएलपी लगाने के लिए कितने लोगों का समूह चाहिए? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 10-20 हजार लोग होंगे तब एसएलपी फाइल होगी। तो साथियों, मैं कहूंगा कि आदर्श में 10-20 हजार लोग होना एक छत के नीचे, एक बैनर तले नामुमकिन है, संभव ही नहीं है। इसके पीछे कारण यह है कि यदि हम 20,000-30,000 मेंबर बनाने की बात करते हैं तो एक लंबा वक्त गुजर जाएगा, और एक लंबा वक्त तो ऑलरेडी गुजर चुका है। ठीक है, कुछ चीजों के लिए लिमिटेशन आड़ा नहीं आता है, लेकिन कल के बाद आदर्श सोसाइटी को लिक्विडेशन का ऑर्डर जारी हुए 5 साल से अधिक का वक्त गुजर चुका है। ऐसी स्थिति में किसी सोसाइटी की रेगुलेटरी की बात करना, तो यह जवाब देना भी मुश्किल होता है कि इतने समय आप क्या कर रहे थे, इतने समय क्यों नहीं आए, क्यों इतने समय तक आपने डिले रखा। क्या आपको अब मालूम पड़ा कि सोसाइटी पर लिक्विडेटर अपॉइंट है? ऐसी स्थिति में जब सोसाइटी की मैक्सिमम ब्रांच बंद हो गई, उनका सामान लिक्विडेटर ने अपने फेवर में ले लिया, जहां जहां प्रॉपर्टी अटैच है वहां लिक्विडेटर द्वारा अपने हस्ताक्षर, अपने पद एवं मोहर के साथ काम किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर किस रूप से एसएलपी को एडमिट किया जाएगा? हमारी शुभकामना है, हम चाहते हैं
कि एसएलपी अगर लगती है तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, एक अच्छी तैयारी, मजबूत वकीलों की टीम, अच्छे अनुभवी लोगों की आवश्यकता रहेगी। और यदि एसएलपी लगती है, एडमिट होती है और उस पर कोई पॉजिटिव निर्णय आता है तो ये हमारे लिए दी बेस्ट रहेगा। लेकिन एक समय जाया होने के बाद यदि कोई चीज होगी तो उसका सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं होता है। वैसे भी अगर आदर्श क्रेडिट के अंदर एसएलपी लगती है तो उस एसएलपी के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट में जो रिट याचिकाएं पेश हुई, चाहे वह माननीय अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान गिरीश साकला साहब और हमारे तत्वाधान में हुई, किन्हीं और एडवोकेट्स के माध्यम से हुई, दूसरे हाई कोर्ट्स में हुई, जहां जहां पर भी आदर्श के मैटर में जो भी लिटिगेशंस फाइल हुए उन सब के ऑर्डर्स जो है अगर वो एसएलपी में ऐड करते हैं तो एक बहुत बड़ा मामला एसएलपी के लिए भी बनेगा और वह सारे ऑर्डर एसएलपी को आधार प्रदान करेंगे और वह ऑर्डर्स लेने ही पड़ेंगे ताकि एक अच्छा ड्राफ्ट एसएलपी के लिए तैयार हो सके। एसएलपी के लिए यदि एसएलपी फाइल होती है, संबंधित किन्हीं डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है और यदि मांगे जाएंगे तो हमारे पास जो जानकारियां उपलब्ध है, जो दस्तावेज उपलब्ध है, लिक्विडेटर की कार्रवाई से लेकर जो जानकारियां उपलब्ध है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो जानकारियां उपलब्ध है, सेंट्रल रजिस्ट्रार और लिक्विडेटर से रिलेटेड जो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस हुए, जो पत्राचार हुए, हालिया जो पत्राचार हुए, वह सारी जानकारियां जरूर उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि एसएलपी लगाने वाले हमसे संपर्क करते हैं, उनके अधिवक्ता हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो उन अधिवक्ता को जनहित के अंदर हम वह सारी जानकारियां, क्योंकि एक अच्छी मुहिम जो हमने छेड़ी थी, हम उसके परिणाम तक पहुंचे और बहुत जल्दी उसमें सक्सीड भी होंगे, तो वह जानकारियां भी हम लिक्विडेट जो एसएलपी फाइल होती है उसके एडवोकेट्स यदि हमसे जरिए रजिस्टर्ड लेटर यदि हमसे मांगते हैं तो हम तमाम जानकारियां उनको उपलब्ध करवाएंगे। क्योंकि वो बहुत बड़ी जानकारियां हैं, बहुत सारे बड़े पेजेस है, नंबर ऑफ पेजेस है। तो साथियों, यदि आदर्श में कोई एसएलपी फाइल हो रही है तो हमारे जो याचिकाकर्ता हमारे हैं, उन्हें कतई मैं ये नहीं कहूंगा कि शामिल हो या नहीं हो, आवश्यकता नहीं है। और यदि अपने व्यक्तिगत रूप से होना चाहे तो हो सकते हैं, क्योंकि उस एसएलपी के अंदर यदि कोई एसएलपी फाइल होती है तो ऑटो लिस्टेड होगी, यानी कि एसएलपी जब भी फाइल होगी उसमें राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर लगी हुई रिट याचिकाओं का जिक्र खुद ब खुद होगा और उन तमाम याचिकाकर्ताओं के नाम, उनके डिटेल और उनकी संपूर्ण जानकारियां उस एसएलपी में होगी ही होगी। इसीलिए उन याचिकाकर्ताओं को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम एसएलपी में शामिल हो या नहीं हो। आप नहीं भी शामिल होंगे तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि एसएलपी फाइल होती है तो हमारी शुभकामना है, लेकिन जितना जल्दी करें उतना बेहतर है। एक वक्त गुजर चुका है और कितना वक्त निकाला जाए। साथियों, समझने में आपको तकलीफ आएगी, आवाज थोड़ी फटी हुई है। हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको एक एक तथ्य की हम डिटेल जानकारी दे पाए। सारा सोसाइटी से लेकर आदर्श क्रेडिट, संजीवनी क्रेडिट, नवजीवन क्रेडिट के मैटर में जो ब्रीफ जानकारी जहां तक हमें लगा हमने आपको दी है। और दूसरी बात, कोई किसी की टांग नहीं खींचना चाहिए। हर व्यक्ति अपने तरीके से अच्छी मेहनत कर रहा है। आदर्श में भी कोई संगठन यदि एसएलपी लगाता है, वह भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। यदि कोई उनको सहयोग करना चाहता है, जो भी, वह अपनी स्वेच्छा से जरूर करे। लेकिन समय रहते यदि उसमें कुछ फाइलिंग होती है तो उसका राहत मिल पाएगी, क्योंकि एक लंबा वक्त गुजर चुका है जिसका जवाब देना निश्चित रूप से न्यायालय के समक्ष भारी होता है। और तमाम याचिकाकर्ता जो हैं, उन तमाम याचिकाकर्ताओं को कहूंगा कि समय समय पर हमारे द्वारा अपडेट दिया जाएगा। जो भी अपडेट आएगा, भरोसा, विश्वास आपको बना के रखना है, क्योंकि जब कोई धनराशि डूबती है ना तो कलेजी को चीरती है। हम समझ सकते हैं कितने लोग गुजर गए,
कितने लोगों के बच्चों की शिक्षाएं रुक गई है, न जाने कितने लोग घर से बेघर हो गए, न जाने कितने एजेंट प्रताड़ित हुए जिन्हें कि सुसाइड तक करना पड़ा है, कितने लोग बेरोजगार हुए जिनको अपना रोजगार छोड़ना पड़ा है। इसीलिए इस चीज को, इस दर्द को, इस तकलीफ को हमने नजदीक से महसूस किया। कई लोग बारंबार फोन करते हैं, हमारा भी कोर्ट टाइम होता है, उस सुबह दिन नहीं देखते, दोपहर नहीं देखते, शाम नहीं देखते, जब मर्जी होते तब फोन करते हैं, रिसीव नहीं कर पाते। दूसरी बात, धैर्य बनाए रखना है, इंतजार तो करना है। कई लोग व्हाट्सएप मैसेज करते हैं और फोन करके कहते हैं कि आप व्हाट्सएप नहीं देखते। साथियों, समय नहीं मिल पाता है कि व्हाट्सएप देखें, और प्रत्येक व्यक्ति को व्हाट्सएप देखकर रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं होता है। जब भी जो भी जानकारी होगी हम आपके समक्ष साझा करेंगे, और 45 दिन के अंदर हम न केवल सहारा अपितु आदर्श, नवजीवन, संजीवनी के मामले में भी आपको एक बेहतर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। और दूसरी बात, एक ही बात कहूंगा, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा वो केवल और केवल हम हमारे YouTube चैनल पर ही साझा करेंगे, वह हमारे Facebook या Instagram चैनल पर पोस्ट नहीं होगा। और एक बात और कहूंगा, कानूनी ज्ञान है, आप यदि हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो छोटे शॉर्ट वीडियो बना रखे हमने, 1000 से अधिक वीडियो। उन वीडियो को देखिए, छोटी मोटी कानूनी जानकारी आपको मिलेगी जो आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगी। तो साथियों, एक लंबा वक्त लिया, जिस भी व्यक्ति ने हमारे इस वीडियो को पूरा देख लिया उन्हें एक बार भी फोन करने की आवश्यकता नहीं है। इंतजार कीजिए, धैर्य बनाए रखिए। एक बार पुनः कह रहा हूं, आदर्श क्रेडिट, संजीवनी क्रेडिट, नवजीवन क्रेडिट के मैटर में 45 दिन के अंदर या 45 दिन के बाद एक अच्छा अपडेट हमारे द्वारा इसी YouTube चैनल पर आपको दिया जाएगा। सहारा के वह तमाम निवेशक जिन्होंने याचिका करता है, फैक्चुअल रिपोर्ट फाइल होने तक का हमें इंतजार करना है, चाहे उसमें 2 महीने लगे, 4 महीने लगे या 6 महीने लगे। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और वहां पर हाई कोर्ट के ऑर्डर को हम अगर आगे करके किसी चीज को हम प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर हमें फैक्चुअल रिपोर्ट बेस देखना कंपलसरी रहेगा। अब बात करते हैं कि सहारा के मैटर में कोई अगर PIL फाइल कर रहा है तो उस मैटर में यदि कोई सहयोग करना चाहे तो सहयोग करे, शेयर करना चाहे शेयर करे, लेकिन किसी की टांग खिंचाई का काम बिल्कुल भी न करे। और किसी भी सहारा के मैटर में, आदर्श के मैटर में, संजीवनी के मैटर में, नवजीवन के मैटर में यदि कोई व्यक्ति अच्छी मेहनत कर रहा है तो आप उनकी टांग खिंचाई और अभद्र और गलत कमेंट बिल्कुल भी नहीं करें। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैटर में SLP लगाने वालों को यदि आप कोई सहयोग करना चाहते हैं करें, लेकिन उस मैटर में आपको जो भी व्यक्तिगत बात करनी है उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संपर्क नहीं है, आप उनसे बात कर सकते हो। और इस मैटर में यदि SLP फाइल होती है और उनके SLP के जो एडवोकेट है, यदि उनको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है तो वह यदि हमें रजिस्टर्ड लेटर के माध्यम से यदि हमें देते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट की मांग करेंगे वह डॉक्यूमेंट हमारे द्वारा सहर्ष प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, हर नीति के माध्यम से निवेशकों को उनका लाभ मिलना चाहिए, उनके जीवन के गाड़ी जमा पूंजी उनके जो जीवन की है वह उन्हें किसी भी रूप में मिलनी चाहिए, और उससे बढ़कर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। साथियों, कोशिश की 50 मिनट के इस वीडियो में एक लंबे समय बाद अपनी बात आप सबके सामने सार्वजनिक करने की। होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। और होली के इस त्योहार पर चूंकि समयाभाव है, मौका मिला कार के अंदर ही बैठकर आपके लिए वीडियो पोस्ट किया। अधिक से अधिक शेयर करने की उम्मीद यह करता हूं, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए है। सहारा, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, संयुक्त जन आंदोलन मोर्चा, विश्व जन सेवा भारती, आदर्श SLP सभी के लिए एक बेहतर जानकारी हमने देने की कोशिश की है। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और पूरा जरूर सुने, एक बार नहीं 2 बार, ताकि एक बेहतर जानकारी आपको मिल पाए। तो साथियों, बने रहे,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार की लीगल जानकारी, जब भी कोई जानकारी होगी तो हमारे चैनल पर आपको साझा की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। और एक बार और कह रहा हूँ कि इस वीडियो को प्रत्येक ग्रुप के अंदर शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है।